पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन रसालत के जुर्म में सजाए मौत पाने वाली मसीही खातून आसिया बीबी को नाकाफी शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तौहीन रसालत के इल्जाम में मौत की सजा पाने वाली आसिया बीबी की दरखास्त पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुक्म दिया कि आसिया बीबी अगर किसी दूसरे केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। आपको बता दें कि अपने पड़ोसियों के साथ तनाज़े के दौरान इस्लाम की तौहीन करने के इल्जाम में साल 2010 में आसिया बीबी को कसूरवार करार दिया गया था। उन्होंने हमेशा खुद को बेकसूर बताया। हालांकि गुज़िश्ता 8 सालों में उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त जेल में बिताया। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून को लेकर लोग बहुत जज्बाती हैं और आसिया बीवी के मामले में लोगों को अलग अलग धड़ों में लोगों को बांट दिया। वहीं आसिया बीबी को बरी किए जाने के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज भी शुरू हो गया है। एहतजाज करने वालों में मजहबी और सियासी जमातों के लोग भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। हालात को देखते हुए पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने पूरे इलाके में दफा 144 वहां नाफिज कर दी है। साथ ही पब्लिक प्लेस पर लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं कराची में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में भी तहरीक लब्बैक की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिसके सबब कई शाहराहें बंद हैं और किसी भी आंजहानी हालत से निपटने के लिए कानून और जिस शरीयत मोहम्मदी का चलेगा और अल्लाह का कानून चलेगा। यहाँ पे किसी और मुल्क का कानून, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से नामो रिसालत की जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई है, इस पर तमाम ताजर बरादरी और तमाम अहले वतन और तमाम आशिकान रसूल इस पर जो है गम बिन डाले। हम मौजूदा हुकूमत से, वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनको गुस्ताखे रसूल को सजा दी जाए। और इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर अनस मलिक जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से। उनसे बात करेंगे। अनस, आसिया बीवी पर इल्जाम क्या था और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है? क्या उन्हें रिहाई मिल गई है? अनस मलिक अनस हमारे साथ जुड़ेंगे इस्लामाबाद पाकिस्तान से, लेकिन आपको बता दें कि 2010 में आसिया बीवी की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद वो काफ़ी वक्त तक जेल में रही। मसीही खातून है, ईसाई मज़हब को मानती हैं और उनके ऊपर में एक इल्ज़ाम है, ख़ासतौर से पाकिस्तान में एक बेहद सख्त कानून है ख़ास तौर से, जिसमें कि किसी भी हालात में ख़ास तौर से जो गुस्ताखे रसूल हैं उन पर सख्त कार्रवाई होती है उस कानून के तहत। ऐसे में एक पड़ोसी के साथ झगड़े के दौरान उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, जिसके चलते उन पर कुछ दफ़ाएं लगाई गई थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब निचली अदालत में उन्हें सजाए मौत दी गई थी। लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए आसिया बीवी को रिहा कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि अगर उनके ऊपर और कोई मामला नहीं है तो फिर उन्हें रिहा किया जाए। अनस मलिक हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ गए हमारे पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अनस, यही आप जानना चाह रहे थे कि आसिया बीवी पर इल्जाम क्या था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है? क्या उन्हें रिहाई मिल गई है? जी बिल्कुल इमरान, आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लैंडमार्क, एक सिग्निफिकेंट जजमेंट दिया। आसिया बीवी, जिनको आज से 9 साल कबल ब्लास्फेमी के तौहीन रसालत के झूठे इल्जाम के तहत सजा दी गई और फिर सजाए मौत हुई और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 2014 में उनकी सजाए मौत का हुक्म बरकरार रखा। 2015 में उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और 2018 आज से तकरीबन 23 दिन पहले 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उनका केस सुना, उनकी रिव्यू पिटीशन सुनी। आसिया बीवी इल्जाम ये था कि उन्होंने तौहीन रसालत की मुर्तकिब हुई हैं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जब चीफ जस्टिस ने ये मुकदमा सुना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इस बात को वाज़ेह किया गया, एक बार फिर वाज़ेह हुआ कि जो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी और तौहीन रसालत कानून है उसका गलत इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस आसिया बीवी को गलत सजा दी गई। आज ये सजा चीफ जस्टिस ने बनाकर कलअदम करार दे दी और साथ साथ ये हुक्म भी दिया कि अगर आसिया बीवी को किसी और मुकदमात में वो मतलूब नहीं है तो उनको फिलफौर रिहा कर दिया जाए। ताहम अभी तक जो हमारे जराए बताते हैं कि उनकी रिहाई के मुतालिक कोई आखिरी वर्ड नहीं आ सका है, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि वो एक सेंसिटिव केस था, एक हाई प्रोफाइल केस था। पाकिस्तान में जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उनकी जान के पीछे पड़े हुए, तो इसलिए अभी भी सिक्योरिटी जराए उनकी करंट वेयर अबाउट से मुतालिक कोई स्पेसिफिक लोकेशन और कोई स्पेसिफिक बात करने से गुरेज रहा है। जी इमरान, लेकिन आसिया बीबी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मजहबी जमातें जो है वो एहतजाज पर उतर आई। आप बता रहे हैं राइट विंग वहां के तमाम जमातें, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये राइट विंग, पाकिस्तान में जो राइट विंग है, आज अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान के जो वजीर आजम है इमरान खान, उन्होंने भी अपने खिताब में यही बात कही कि जो राइट विंग है वो एक छोटा सा सेगमेंट है और उनके खिलाफ हमें उठ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने जो बात की है वो आईन और कानून के तहत की है और पाकिस्तान जो एक मुल्क है वो इस्लाम और सुन्नत के नाम पे बना है। तो पाकिस्तान का कोई कानून मावरा कुरान नहीं हो सकता, मावरा शरिया नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी की तनाजुर में फैसले दिए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद हो रहे एहतजाज पर तहरीक इंसाफ और फिर वजीर आजम इमरान खान का कोई रद्दअमल आया है क्या? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा तौर पर खिताब किया और वजीर कौम से खिताब किया। अब से कुछ देर कबल, 1 घंटा कबल वजीर आजम ने तकरीबन 10 मिनट का खिताब किया, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि जो लोग भी रोडों के ऊपर निकले हैं, प्रोटेस्ट करने को निकले हैं, मुजाहरा करने को निकले हैं, वो अपने घरों को वापस चले जाएं। अगर ऐसा वो नहीं चाहते कि रियासत अपनी रेट कायम करे, लेकिन हो सकता कि कोई भी किसी को भी इजाजत दी जाए कि किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, यहाँ तक कि ट्रैफिक भी रोका जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बेहतर यही होगा, वजीर आजम इमरान खान ने बड़े 2 टोक अल्फाज के अंदर पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि बेहतर यही होगा कि जो लोग भी रोड पर निकले हैं वो वापस चले जाएं, नहीं तो रियासत को मजबूरन अपनी रेट कायम करनी पड़ेगी और एक्शन लेना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनस इस पूरी जानकारी के लिए। इस्लामाबाद, पाकिस्तान से। और अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कमीशन ने तुर्की में मारे गए सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के मामले में साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया है। यूएन हुकूक इंसानी कमीशन की चीफ मिशेल बैशलेट ने कहा है कि सऊदी हुकूमत बिना टाल मटोल किए जल्दी ये बताए कि सहाफ़ी की लाश कहाँ है। और जमाल खाशोगी के मामले में साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया गया है। Told the Saudi prosecutor that the prosecution could be carried out in Turkey since the location of the crime is Istanbul. Of course, our prosecutor also asked some questions that I previously brought up. Firstly, who sent the group of 15 people here? It is obvious that these 18 people are involved in this killing. You have to shed light on this, and you will. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक जेल की गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में ज्यादातर खवातीन मौजूद थीं और यह हमला आज सुबह उस वक्त किया गया जब मुल्क की सबसे बड़ी जेल पूले चरखी के मुलाजमीन की गाड़ी जेल से बाहर निकल रही थी। अब तक किसी भी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वजारत दिफा के तर्जुमान नजीब दानिश ने बताया कि पुल चरखी जेल में कई तालिबानियों समेत सैकड़ों कैदी बंद हैं और इस हमले का मकसद कैदियों को छुड़ाना हो सकता है। इससे पहले काबुल में सोमवार को यानी पीर को अफगान इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाकर के हमला किया गया था, जिसमें कि एक पुलिस अफसर की मौत हो गई थी और 5 लोग जख्मी भी हो गए थे। अमेरिकी वजीर खारजा जिम मैटिस ने यमन में खाना जंगी बंद करने की अपील की है और इस दौरान उन्होंने सभी फरीकों से अगले 30 दिन के अंदर बातचीत करने को कहा है। यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एक मुज़ाकरात के दौरान मैटिस ने कहा कि अमेरिका लंबे वक्त से यमन के हालात को देख रहा है और अब वहां खून खराबा बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात इस बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने ईरान पर यमन में तनाज़ा भड़काने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तेहरान यमन में हौसियों की मदद करने से बाज रहे। मैटिस ने कहा कि अमेरिका इस मामले में शामिल सभी फरीकों से अपील करते हैं कि वो नवंबर में स्वीडन में मुलाकात करें और अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची मार्टिन ग्रिफिथ की क़यादत में बातचीत करके मामले का हल निकालें। Calling on all the parties, specifically the Houthis and the Arab coalition, to meet in Sweden in November and come to a solution, not talk about subordinate issues, about what town they're going to meet in or what size the table is they meet around, but talk about demilitarizing the border so that the Saudis and the Emirates do not have to worry about missiles coming into their home. इधर शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची स्टीफन डी मस्तूरा अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। मस्तूरा ने जाती वजूहात की बिना पर कुछ दिनों पहले अपने इस अहम ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने चीन में नॉर्वे के सफ़ीर ज़ेर बैटसन को शाम में अक़वाम मुत्तहिदा का नया एलची मुक़र्रर किया है। ज़राए के मुताबिक सलामती काउंसिल के 5 मुस्तक़िल रुकन रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने गैर रस्मी तौर पर इस फैसले की तौसीक कर दी है। उधर यूएन जनरल सेक्रेटरी ने एक बयान में कहा है कि शामी हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से भी बैटरसन की तैनाती की हिमायत की जाती है।
अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए ईरान ने तुर्की और दीगर ममालिक से राब्ता बढ़ा दिया है और इसी सिलसिले में ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने अपने तुर्की और अजरबैजान हममनसब से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद तीनों ममालिक ने इत्तेफाक किया है कि अमेरिकी पाबंदी के बावजूद वो ईरान से तेल खरीदते रहेंगे। तुर्की आजरी और ईरानी वज़राए खारजा ने कहा कि ईरान अब भी जौहरी समझौते की पासदारी कर रहा है, इसलिए वो अमेरिका की एक तरफा पाबंदी की मजम्मत करते हैं। तीनों वज़रा ने एक तहरीरी बयान में कहा कि अमेरिकी पाबंदी के नतीजे में हमारे मुल्कों के दरमियान तिजारती और कारोबारी तरक्की के शोबेजात पर मनफी असर पड़ेगा। और इस मौके पर ईरानी वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि बदकिस्मती से कानून तोड़ने वाला मुल्क दूसरे मुल्क को सजा देना चाहता है जो आलमी निज़ाम के लिए संगीन नताइज मुरतब करेगा। आपको बता दें कि 2015 के जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका 5 नवंबर से ईरान पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पिट्सबर्ग के उस यहूदी मंदिर पहुंचे जहां पर एक हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप अपनी अहलिया मेलानिया, बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुशनर के साथ वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने मारे गए लोगों को खराज अकीदत पेश की और ट्रंप और उनके अहले खाना ने सिनेगोग के अंदर और बाहर लगभग 20 मिनट बिताए। इस दौरान उन्होंने यहूदी रस्म के मुताबिक सफेद गुलाब का एक फूल और एक छोटा पत्थर मंदिर के बाहर मुतासरा की याद में रखा। इस दौरान जाए वारदात पर मौजूद हजारों मुजाहिरीन ने ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का साफ पैगाम था कि सदर का वहां खैर मकदम नहीं है। प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था कि ट्रंप अब व्हाइट हाउस का नेशनलिज्म छोड़े और मुल्क में अमन और भाईचारा कायम करने में मदद करें। आपको बता दें कि शनिचर को पिट्सबर्ग में एक यहूदी इबादतगाह पर गोलीबारी हुई थी जिसमें कि 11 लोग मारे गए थे। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उसने साफ कहा है कि वो सिर्फ यहूदियों को मारना चाहता था। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप आज पिट्सबर्ग पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर मारे गए लोगों को, एक हमले में मारे गए लोगों को खिराज अकीदत पेश की। शुमाली कोरिया अपने जौहरी तजर्बात के मकाम पनगीरी के मुआयने पर रजामंद हो गया है। जनूबी कोरिया की न्यूज एजेंसी यूनहोप ने इसकी जानकारी दी है। जराये के मुताबिक कम्युनिस्ट कोरिया बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को इस जगह के दौरे की इजाजत देने पर तैयार हो गया है। पुनगिरी की जौहरी तजर्बात की तंसीबात इस साल मई में मुनहदिम कर दी गई थी और तब शुमाली कोरिया ने गैर मुल्की माहिरीन को इस जगह के मुआयने की इजाज़त नहीं दी थी। आपको बता दें कि अमेरिकी दबाव के बाद शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता बरस अपना जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तर्क कर दिया था। किम जोंग और अमेरिकी सदर ट्रंप की सिंगापुर में हुई तारीखी मुलाकात के बाद शुमाली कोरिया ने वादा किया था कि 2021 तक वो अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देंगे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि जब तक शुमाली कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम पूरी तरह बंद नहीं कर देता उस पर पाबंदी जारी रहेगी। और अब बात करेंगे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया लॉयन एयर के तैयारा हादसे के बाद इंडोनेशियाई तफ्तीशी टीम को समंदर में 22 मीटर लंबा ऑब्जेक्ट्स मिला है और एक नेवी अफसर ने कहा कि गुज़िश्ता रात उन्हें ये वाक़यात मिले। अब जांच की जा रही है कि क्या ये उसी प्लेन का हिस्सा था। हालांकि इससे पहले कई लोगों की लाश और तैयारे के कई हिस्से बरामद हो चुके हैं। समंदर सतह पर मलबा मिलने से फ्लाइट रिकॉर्डर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है जो कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए अहम है। लॉयन एयर का तैयारा JT610 पीर को सुबह जकार्ता से इंडोनेशियाई जजीरे पंकल पिनांग के लिए उड़ा और 13 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। इस तैयारे में सवार सभी 189 लोग मारे गए। तफ्तीशकारों की टीम 15 समंदरी मील इलाके से बरामद किए जा रहे लोगों के बाकियात की पहचान के मुश्किल काम में लगी हुई है। आपको बता दें कि इस तैयारे के कैप्टन हिंदुस्तानी पायलट भव्य सुनेजा थे। रूस की मिलिट्री के जवानों ने समंदर में सबसे नीचे गोता लगाने का एक आलमी रिकॉर्ड बना दिया है। रूसी डाइवर्स ने समंदर के अंदर 416 मीटर यानी कि 1365 फीट गोता लगा करके सभी को हैरत ज़दा कर दिया। रूसी डाइवर्स ने जापान के समंदर के सबसे गहरे पानी में उतर करके रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि इतने गहरे पानी में उतरना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन रूस ने ऐसा सबमरीन बनाया है जो कि अर्थ खास तौर से जो प्रेशर होता है उसको 40 गुना तक बर्दाश्त कर सकता है। GVK 450 नाम के इस कैप्सूल नुमा सबमरीन को ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया गया जो समंदर के अंदर किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है।
नाज़रीन, पतंगबाजी सिर्फ हिंदुस्तानियों का ही शौक नहीं है, दुनिया के कई मुल्कों में लोग पतंग उड़ाते हैं और पतंगबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। ऐसा ही एक पतंगबाजी का मुकाबला जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद किया गया, जिसमें कि कई ममालिक के पतंगबाजों ने शिरकत की। केपटाउन का आसमां रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। तो ये दिलचस्प नज़ारा आप देख रहे हैं जनूबी अफ्रीका के केपटाउन का, जहां पर एक पतंगबाजी का शानदार मुकाबला मुनक्किद किया गया। तो एक से बढ़कर एक डिज़ाइन की, अलग अलग रंगों की और डिज़ाइंस की पतंग लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी और अलग अलग पतंगों से आसमान सज चुका था। ये नज़ारा है केपटाउन का, जहां पर पतंगबाजी का एक मुकाबला मुनक्किद किया गया था और उसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। तो वर्ल्ड न्यूज़ में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का ये सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।